कल हमारा साइंस के अंदर हो गया था न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, और हम आज स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं क्रम। पाचन का अंतःग्रहण, पाचन यानी पाचन ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, अवशोषण, उसके स्वांगीकरण, उसके बाद उत्सर्जन। ठोस पदार्थ सेल के भीतर कोशिका भक्षण कहलाता है, और अगर तरल पदार्थ कोशिका के भीतर जाता है और कोशिका पाचन होता है उसे पिनोसाइट कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस, दोनों प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस या अंतःग्रहण कहलाती है। कोशिका से बाहर पदार्थ का त्यागना एक्सोसाइटोसिस। मनुष्य में आहारनाल का प्रारंभिक भाग मुख गुहा, अंतिम भाग गुदा कहलाता है। छोटी आंत का पृष्ठीय क्षेत्र यानी सरफेस एरिया सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म अंकुर तथा रसांकुर सर्वाधिक होते हैं। छोटी आंत भोजन का अंतःग्रहण अवशोषण करती है। छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे चौड़ा थैला समान भाग अमाशय या उदर पेट होता है। अपेंडिक्स आहारनाल का अवशेषी भाग कहलाता है। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज एंजाइम एब्सेंट होते हैं। आहारनाल के भाग की बात करें तो यहाँ पर मुख गुहा यानी लार ग्रंथि और दांत पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रसनी फेरिंक्स बोलते हैं, भोजन व श्वसन दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है। ग्रास नाल इसोफेगस बोलते हैं। अमाशय स्टोमच बोलते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, फंडिस भाग और पाइलोरिक भाग। छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और क्षुद्रांतर। उसके अंदर बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलम, मलाशय, और इसमें पाचन नहीं होता, मलाशय के अंदर पाचन नहीं होता है। जुगली करने वाले जंतु रूमिनेट्स कहलाते हैं। इनमें मेथेन गैस की गंध आती है। और इनके अमाशय में 4 कक्षक होते हैं, इसके रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसस और एब या एब ओमेसस। ये आपके जंगली जो आपके रूमिनेट्स उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रसनी ग्रासनाल अमाशय। ग्रसनी ग्रासनाल मलाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन अधिक होता है। छोटी आंत में वसा का पाचन अधिक होता है। मलाशय में जल का अवशोषण अधिक होता है। और कोलन में अपपची क्रियाओं के दौरान बनने वाले जल का अवशोषण होता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। कुछ जंतु अपने अवशिष्ट पदार्थ को व मल को दोबारा भी खा जाते हैं। इन्हें कहते हैं विषमपोषी, संबलपोषी कहा जाता है, जैसे खरगोश, चूहा और गिलहरी। केंचुआ किसानों का मित्र। ये अवशिष्ट पदार्थ छोटी छोटी गोलियों के रूप में होता है, जिसे कास्टिंग कहते हैं। केंचुए के द्वारा बनने वाली खाद वर्मी कंपोस्ट खाद कहलाती है। लार या सलाइवा की बात करें, यह लार ग्रंथि बहिस्राव से स्रावित होती है। प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर लार स्रावित होती है। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती है। वह पेरोटिड, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो कान के पास होती है। इसकी नलिका स्टेनसन कहलाती है। मम्प्स गलसुआ रोग, इसमें सूजन आ जाती है। अधोजीवा की बात करते हैं, सबलिंगुअल की बात करते हैं, जीभ के नीचे स्थित होती है। यह सर्वाधिक लार स्रावित करती है। इसकी नलिका बार्थोलिन कहलाती है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी, यह दोनों जबड़ों के संधि तल पर पाई जाती है। इसकी नलिका व्याहरटन कहलाती है। लार की बात करें, लार 99% पानी होता है। लाइसोजाइम एंजाइम या जीवाणुनाशी होते हैं। स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड, उसके बाद में इसको जो टाइलिन एंजाइम है वो माल्टेज डाइसेकेराइड में यानी कि टुकड़े कर देता है। और माल्टेज है वो मुख्य रूप से ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ देता है। जीभ की बात करें, टंग बोलते हैं जिसको। जीभ अस्थि रहित संरचना है। जीभ पश भाग में हथौड़ा अस्थि की सहायता से मुख से जीभ पश भाग में हायोड अस्थि की सहायता से मुख से जुड़ी रहती है। जीभ स्वाद अंकुरों के कारण दानेदार होती है। कुत्ते में जीभ ताप नियंत्रण का कार्य करती है, क्योंकि उसमें पसीना ग्रंथि नहीं होती है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर ये जीभ है। जीभ का आगे वाला भाग मीठे का और पीछे वाला फेरोमेन जो सिक्कम है, ये आपके कड़वे का बीच वाला। उसके बाद में बीच में फलिफोरम तंतुरूपी होते हैं, स्पेदी पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर फंकी फोरम यानी गुलाबी रंग की यह होती है, कवक रूपी होती है। और बीच वाला भाग है वर्तुल पुट्टिक या पेपीला। और ये खट्टा का साइड वाला खट्टे का, ये नमकीन का, और पार्श्व भाग का खट्टा नमकीन का बात करता है। उसके बाद ये आगे वाला मिट्टी का, पीछे वाला कड़वे का स्वाद देता है। दांत की बात करें, अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांत का एनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जिसमें पानी 4 से 5% होता है। 96% पानी यानी कि जो 96% इसमें कैल्शियम लवण होते हैं।
मनुष्य के कुल 32 दांत होते हैं। द्विबारदंती होता है। स्थायी व दूध के दांत 20 होते हैं। एक बार दंती दांत 12 होते हैं। मनुष्य में विषमदंती गर्दंती दांत होते हैं। गर्तदंती दांत, विषमदंती का मतलब विभिन्न प्रकार के गर्तदंती यानी कि गर्त के अंदर धसे हुए, हड्डियों में धसे होते हैं। दांतों के बीच गैप होता है जिसे डाइस्टेमा कहते हैं। यानी कि ये दांत है, दांत का ये आपका ऊपर शीर्ष भाग है, ये ग्रीवा है साइड वाली, उसके बाद ये जड़ है, ये एपिकल फेरामेन है, और उसके बाद ये इनेमल है, इनेमल के जस्ट बीच के अंदर ये डेंटन है। इनेमल की बात करें यहाँ पर एमाइलोब्लास्ट सेल से बनता है, एक्टोडर्म से बनता है और मर्त भाग होता है। डेंटिन की बात करें जीवित भाग होता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल से बनता है, ये एमाइलोब्लास्ट से, ये ओडेंटोब्लास्ट से। मेजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। पल्लप की बात करें बीच के अंदर पल्लप होता है जिसमें रक्त वाहिनियों की जाल होती है। एपिकल फोरामेन की बात करें, इस छिद्र के खुले रह जाने से दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। उसके बाद में एपिकल फोरामेन के अंदर जड़ रहित होते हैं, ये जैसे चूहा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, इन सभी के अंदर ये जड़ रहित होते हैं। उसके बाद आगे बात करें दंत सूत्र, दंत सूत्र के अंदर ये आपका इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये कपाल दांत होते हैं। उसके बाद में इंसाइजर को कर्तनक, रद्दनक और अगर चरणक चरणक बोलते हैं। और उसके बच्चों के अंदर 2102 2102 इंटू 2 होता है, 2102 इंटू 2 होता है, टोटल 20 दांत होते हैं। और वैसे के अंदर 2123 इंटू 2 होते हैं और टोटल 32 दांत होते हैं। कर्तनक है काटने का काम करता है, और रद्दनक आप चीर फाड़ने का, ये चबाने का काम करते हैं। चरणक और चरणक सबसे आगे के दांत होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर तथा थर्ड मोलर अक्कल दाढ़ नहीं होती है। उसके बाद में बात करें तालु, तालु मुख गुहा की छत होती है। अग्र तालु कठोर तालु कहलाती है। कठोर तालु में 3 अस्थियां होती है, प्री मैक्जिला तथा पेलेंटाइन। तालु का पृष्ठ भाग कोमल तालु कहलाता है जो अस्थि रहित होता है। कोमल तालु का मुख गुहा में लटका हुआ भाग एबुला तथा तिलम पेलेटाई कहलाता है। यह भोजन निगलते समय अंतः नासा छिद्रों को बंद कर देता है। उसके बाद में बात करते हैं गर्सनी, गर्सनी फेरिंग्स की बात करते हैं। गर्सनी यानी एपिग्लोटिस बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना, ये एपिग्लोटिस की बात कर रहा है, बुला या एपिग्लोटिस। गर्सनी फेरिंग्स, गर्सनी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भोजन श्वसन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। गर्सनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, गर्सनी में छिद्र होते हैं। ग्रास द्वार की बात करें, यह ग्रास नाल में खुलता है। अंतः नासा छिद्र इन्हें युवला या भोजन निकलने से समय ढक लेता है। उसके बाद में यूस्टेकिया नलिका, यह गर्सनी को कान से जोड़ती है। तेज ध्वनि पर कान के पर्दे को फटने से बचाती है यूस्टेकिया नलिका। ग्रास नाल की बात करें, गर्सनी को अमाशय से जोड़ती है। इसमें कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं होती है। अगर भाग ऐच्छिक पेशी होती है, मध्य भाग ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होती है, और पश्च भाग के अंदर अनैच्छिक पेशी होती है। ये गर्सनी है, इसका अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग होता है। ये ग्रास नाल है। उसके बाद में कार्डिक वाल्व है, यानी कि एक वाल्व है। उसके बाद अमाशय आता है। अमाशय का ऊपर वाला भाग कार्डियक कहलाता है, बीच वाला भाग फंडिस कहलाता है, और उसके जस्ट नीचे वाला पाइलोरिक भाग कहलाता है। उसके बाद में बात करें आगे ग्रहणी आ जाती है। ग्रहणी और अमाशय के बीच के अंदर पाइलोरिक वल्लभ पाया जाता है। ग्रहणी और ग्रहणी के बाद का भाग आगे मध्यांतर। उसके बाद में यहाँ पर सिक्कम आ जाता है। सिक्कम के बाद में यहाँ पर कोलन, उसके बाद में मलाशय आ जाता है, गुद्दा और रुदनी आ जाती है। अमाशय की बात करें, यह आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें अम्लीय माध्य में भोजन का पाचन होता है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्रमाकुंजन गति तेज होती है, जिससे मलाशय में सबसे धीमी गति होती है। उसके बाद अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें जठर रस स्रावित होती है। अक्षीयल इंट्रिसिक कारक होते हैं। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। pH 0.9 से 1.5 तक होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है। अक्षीयल की अधिकता से एसिडिटी अम्लीयता हो जाती है। ऐसे पदार्थों को एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड एसिड कहा जाता है, एंटोसिड कहा जाता है। जैसे इनो साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। एल हाइड्रोजाइल कैल्शियम कार्बोनेट, पेप्टोबिस्मोल आदि का प्रयोग करके हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। अमाशय के फंडिस भाग में निम्न सेल्स पाई जाती है। पेप्टिक या जाइमोजन या चिप सेल, यह पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन स्रावित करती है। पेप्टिक तथा जाइमोजन चिप सेल पाई जाती है, जिसमें पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन स्रावित करती है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है। असील की उपस्थिति में पेप्सिन सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर प्रोरेनिन निष्क्रिय होता है। असील की उपस्थिति में रेनिन सक्रिय हो जाता है, दूध को दही में बदलता है। दूध का मीठापन होता है लैक्टो शर्करा के कारण। दूध का सफेद रंग होता है कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध में विटामिन सी का
या आयरन नहीं पाए जाते हैं। दूध में दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु प्रयुक्त होता है। ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल्स बोलते हैं। ऑक्जेंटिक पेराइटल से दूसरी इसमें सेल का या फिर इंट्रिंसिक नाम कारक स्रावित होता है। अश्यल के कार्य की बात करें तो अश्यल तो मुख्य रूप से ऑक्जेंटिक सेल से स्रावित होता है, और बाकी पेप्सिन, रेनिन, ये सारे आपके जाइमोजन सेल से स्रावित होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। प्रोरेनिन है, पेप्सिन है, सारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आगे देखें, बोल ज़्यादा मैंने इसको छोटा कर दिया, आगे देखें। हाँ, भोजन की बात करें। अश्यल के कार्य भोजन को सड़ने से बचाता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है, पाचन के लिए अम्लीयता प्रदान करता है। उसके बाद में बात करें दोस्त आगे इंट्रिंसिक कारक बात है। यह विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का अवशोषण करता है। इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया और का रोग होता है। यानी कि इंट्रिंसिक कारक की बात करें, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का अवशोषण करता है, इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। उसी बाद बात है दोस्तों, आगे बात करें छोटे आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है पार्ट ग्रहणी, मध्यांतर तथा शुद्रांतर 25 से 25 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर और 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत में सूक्ष्मांकुर रसांकुर सर्वाधिक पाया जाता है, इसी कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक अवशोषण करती है। छोटी आंत में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जैसे पेनांत सेल, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है। गोबलेट सेल या चषक सेल, इसमें श्लेष्मा स्रावित होता है। इंटेस्टाइनल सेल्स, इसमें पर्याप्त जल व विद्युत अपघट्य स्रावित होते हैं। छोटी आंत में यानी ब्रूनर्स ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो क्षारीय म्यूकस का स्रावित करती है। छोटी आंत में लीवर कोन की दरारें भी पाई जाती है, जो आंतरीय रस का स्रावित करती है। उसके बाद आंतरीय रस की बात करें, यहाँ पर पेप्सिनोजन पेप्टिडेज पाया जाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। सुक्रेज मुख्य रूप से सुक्रोज या गन्ने की शर्करा में पाया जाता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी अंगूर की शर्करा और फल की शर्करा बोलते हैं, उसको तोड़ता है। माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। अंतरीय लाइपेज ये वसा को बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइडेज यानी न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट में तोड़ता है। ग्रहणी में स्रावित हार्मोन की बात करें, सिक्रेटिन होता है सर्वाधिक खोजा गया, यानी कि सिक्रेटिन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरित करता है। पेक्रियोजाइमिन अग्नाशय रस के संश्लेषण और स्रावण को प्रेरित करता है। हिपेटोकाइनिन की बात करें, यकृत में पित्त रस के संश्लेषण को प्रेरित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन की बात करें, यकृत एवं पित्ताशय को पित्त रस स्रावण के लिए प्रेरित करता है। एंटीरोगेस्टिरोन यानी अमाशय में अश्लील के स्रावण को रोकना, और यानी कि ड्यूक्राइन की बात करें, या यानी बुन्नर्स ग्रंथियों को आंतरीय रस के नॉन एंजाइमेटिक भाग के संश्लेषण तथा स्रावण को प्रेरित करता है। उसके बाद में विल्किनिन की बात करें, रसांकुरों को विक्रियाशीलता को बढ़ाता है। एंट्रोक्राइनिन की बात करें, आंतरिक रस के संश्लेषण और स्रावण को प्रेरित करता है। बड़ी आंत की बात करें, 1 से 1.5 सेंटीमीटर सिक्कम कॉलम मलाशय होता है। सिक्कम की बात करें, यहाँ पर अवशेषी भाग के रूप में होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। कॉलम की बात करें, उपवची क्रियाओं के दौरान बनने वाले जल का अवशोषण होता है। इसमें पेशियों के यानी रिबन समान पट्टी पाई जाती है, जिसे टिन्नी कहते हैं। जल का मुख्यतः अवशोषण करता है। आहारनाल की भौतिक की बात करें, आहारनाल के बाहर से अंदर की ओर 4 परतें होती है। सिरोसा बाहर वाली सबसे बाहर की तरफ होती है, इसमें श्वेत योजी उत्तक अधिक पाए जाते हैं। बाद में आएगी मसल्स लेरीज एक्सटर्ना, इसमें चिकनी पेशी वर्ताकार परत में व्यवस्थित होती है। सब म्यूकोसा परत की बात करें, इसमें तंत्रिका व लसिका वाहिनी होती है। म्यूकस की बात करें, इसमें श्लेष्मीय परत, इसमें स्रावी तथा अवशोषी कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद बात करें पाचन ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, यकृत, लीवर, जिगर या शरीर के दाईं ओर स्थित उत्पत्ति एंडोड्रम से होती है, और वजन 1.5 से 2 किलो होता है।
आंतरिक भागों में सबसे बड़ा भाग होता है। उपापचय क्रियाओं का सबसे व्यस्त होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत के चारों ओर उपस्थित श्वेत तंतु में योजी ऊतक के आवरण को गिल्सन कैप्सल कहते हैं। यकृत का निर्माण हिपेटोसाइट सेल से होता है। इसमें पुनरुद्भवन सर्वाधिक होते हैं। पिंड की बात करें 4 पिंड पाए जाते हैं। राइट लोब यानी बड़ा होता है, लेफ्ट लोब और क्यूडेट यानी छोटा होता है। लीवर की उपस्थित भक्षक प्रकृति कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। यकृत के अंदर यकृत संबंधी रोग की बात करें, पीली या बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है। हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। लीवर सिरोसिस एथिल अल्कोहल के सेवन से होता है। कोलिसिस्टोसिस के पित्ताशय में पथरी पड़ना कोलिसिस्टोसिस कहलाता है। यकृत की कार्य बात करें, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। यह पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस की बात करें 7.5 से 8.3 क्षारीय होता है। पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्त श्रवण यानी कि सोडियम टेरोकोलेट तथा ग्लाइकोलेट पाया जाता है। वसा पित्त लवण को पाशीकृत वसा बनाती है। पित्त वर्ण की बात करें, बिलिरुबिन पीला होता है, बिलिवर्डिन हरा होता है। उसी बार नोट की बात करें, विटामिन ए का निर्माण करता है। यह रक्त स्कंदन कारक का निर्माण करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा, ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन के द्वारा और ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज में थोड़ा बदला जाता है। वसा का निर्माण की वसा का पटकन की बात करें, शर्करा लाइपोजिनेसिस के द्वारा वसा में तोड़ती है और वसा को लाइपोलाइसिस के द्वारा वापस शर्करा में तोड़ा जाता है। उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके अंदर प्रोटीन या वसा को ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज में बदला जाता है, यानी प्रोटीन और वसा अमीनो एसिड की बनी होती है। लैक्टिक एसिड की बात करें, ये पेशियों में थकान उत्पन्न करता है। ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा कोरिक चक्र बोलते हैं, जिसको ग्लाइकोजन में बदलता है। उसके अंदर डी एमिनेशन करता है, प्रोटीन को डी एमिनेशन या अमोनिया में बदलता है। उसके बाद में विषहरण का कार्य करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड आर्निथिन चक्कर 3 ATP चक्कर चलता है और अमोनिया यानी कि यूरिया का निर्माण करता है। N2CO यूरिया का सूत्र होता है, अमोनिया का यूरिया का निर्माण करता है। अग्नाशय ग्रंथि या मीठी रोटी बोलते हैं जिसको, यह ग्रहणी में स्थित होती है। यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद में अंतःस्रावी बहिस्रावी, अंतःस्रावी ग्रोह में 1% और बहिस्रावी ग्रोह में 99% कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रोह में लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा बीटा और गामा यानी कि डेल्टा सेल्स पाई जाती है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेनिन व गेस्टिन हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद में बात करें अग्नाशय रस, पानी 98%, pH 7.5 से 8 होती है। ऊपर रह गएगा दोस्तों। हाँ, ये देखिए यहाँ पर 99% इसके अंदर अग्नाशय रस स्रावित होते हैं। उसके बाद अग्नाशय रस की बात करें, पानी आपका 28% होता है और pH 7.5 से 8 तक होती है। अग्नाशय रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज यानी स्टार्च जो माल्टेज में बदलती है, और ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन कैल्शियम प्लस और एंटी काइनेज की उपस्थिति ट्रिप्सिन बदलता है और काइमोट्रिप्सिनोजन ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन को पेप्टाइड में बड़े आकार में तोड़ता है और बड़े पेप्टाइड ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के उपस्थिति में अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। एमिनोपेप्टिडेज की बात करें, बड़े पेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड में बदलता है। इलास्टेज की बात करें, ग्लास्टीन प्रोटीन का पाचन करता है। न्यूक्लिक ग्रेजेज यानी कि अन्य को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। अग्नाशय रस में अनेक वसापाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें एस्टीएप्सिन कहते हैं, जैसे अग्नाशी लाइपेज तथा फास्फोलाइपेज कहा जाता है। उसके बाद एक बात श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन प्रत्येक जीवित कोशिका का मुख्य लक्षण होता है। श्वसन एक अनिवार्य क्रिया है। श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। भोजन के ऑक्सीकरण में रासायनिक ऊर्जा के निर्माण की क्रिया श्वसन कहलाती है। प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज ईंधन का कार्य करता है। उसके बाद में श्वसन पर निरंतर क्रिया होती है।
ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊष्मा छिपी होती है, विघटन क्रिया चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। कार्य करते समय वसा ऊर्जा को मांसपेशियां यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एटीपी को जीवों के शरीर की ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। एक एटीपी यानी 12,000 कैलोरी का निर्माण करती है और प्रतिदिन सामान्य जीवित सेल को 100 से 150 एटीपी की आवश्यकता होती है। एक एटीपी से 12,000 कैलोरी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, निःश्वसन होता है। उसके बाद में O2 बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन होता है। यानी कि ये 2 सेकंड में होता है, ये 3 सेकंड में होता है। टोटल श्वसन बोलते हैं। सक्रिय क्रिया है, ये निष्क्रिय क्रिया है। निःश्वसन अंदर लेना सक्रिय क्रिया है, बाहर छोड़ना आपकी निष्क्रिय क्रिया है। श्वसन दर यानी 14 से 16 प्रति मिनट होती है। कम से कम 12 बार श्वसन किया जाता है। सामान्य श्वसन की क्रिया यानी कि सामान्य श्वसन की क्रिया यूजिमा कहलाती है। कठिनाई युक्त श्वसन क्रिया डिसनीया कहलाती है। अस्थायी श्वसन का बंद होना एपनिया कहलाता है। ऑक्सीजन का घटना या कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना हाइपोक्सिया कहलाता है। ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना हाइपरकेजिया कहलाता है। ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का घटना हाइपोकेनिया कहलाता है। श्वसन दर का सामान्य से कम होना हाइपोनिया कहलाता है। श्वसन दर का सामान्य से ज़्यादा होना हाइपरनिया कहलाता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय विसरण विधि से होता है। श्वसन में मुक्त पदार्थों को श्वसनीय क्रिया दर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी होती है। वसा में 9.1 किलो कैलोरी होती है और प्रोटीन के अंदर 4.8 से 5.1 किलो कैलोरी होती है। और इसके अंदर बात करें कार्बोहाइड्रेट वसा पलावी श्वसन या सामान्य श्वसन के अंदर होता है और प्रोटीन आपका मुख्य जीवद्रव्य श्वसन या रोग चुस्कारी के अंदर होता है। उसके बाद बात करें तुरंत ऊर्जा के लिए मीठा खाना चाहिए। ऑक्सीश्वसन तथा अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन की बात करें तो यह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा बनते हैं। इसमें एसिड, एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें एक ग्लूकोज अणु से 36 या 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है अनऑक्सीश्वसन में। यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इसका अधिकांश जीव जंतुओं में होता है। यह हमारी आरबीसी, रेखी पेशियों, कुछ कवक जीवाणु तथा अंतः परजीवियों में होता है। उसके बाद नाक की बात करें, नासिका मार्ग। नासिका की बात करें, नासिका मार्ग इसके अंदर यानी कि दिना दशकीय व्यवस्था 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं। नाक की छत नेजल अस्थि होती है। नाक की फरस में मैग्जिला पैलेंटाइना अस्थियां होती है। नाक में 4 आकृति की वोमर अस्थियां पाई जाती है। नाक में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। सर्दी जुकाम राइनोवायरस का संक्रमण होने पर नाक की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसमें गंध का अनुभव नहीं होता है। नाक में गंध ग्राही तंत्रिका पाई जाती है। नासिका मार्ग अत्यंत घुमावदार होती है, जिसे टर्बाइनल कहते हैं। दोनों नासा छिद्रों के बीच में उपस्थित पट्ट को नासा पट्ट कहते हैं। श्वसन का मार्ग क्रम बाह्य नासा छिद्र, नासा कोष्ठ, ग्रसनी, कंठ, श्वसनली फेफड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंठ ध्वनि या उत्पादक यंत्र। यह ग्रीवा कशेरुका 5 से 6 और 5, 4 और 6 के बीच में स्थित होता है। इसमें 4 उपास्थि पाई जाती है। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर थायराइड उपस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि सीयकारी होती है। नर में फूलकर कंठमयी बनाती है। और एरिटिनोइड 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर क्रिकोइड गोलाकार होती है। ट्रेकिनल रिंग 10 से 20 यानी कि उपास्थि की बनी होती है। ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है। ट्रेकिया श्वसनाल सीकार के छल्ले बोलते हैं जिनको। उसके बाद में फेफड़े हैं। कोपिका एलोविलाई 30 करोड़ होती है लगभग। थायराइड उपास्थि सबसे बड़ी सी आकार की कचाब उपास्थि की बनी होती है। नर में फूलकर कंठमणि या एप्पल्स का निर्माण करती है। उसके बाद में क्रिकोइड 0O यानी आकृति गोलाकार होती है। ट्रेकिया में सीधे जुड़ी रहती है। एरिटिनोइड संख्या में 2 होती है। इसके अंतिम सिरे एंटोरेनी की उपास्थि कहलाती है। थायराइड तथा एरिटिनोइड उपास्थि के बीच में स्वरज्जु पाए जाते हैं। अभाषी यानी कि ध्वनि उत्पादन नहीं करते हैं। वास्तविक यानी ध्वनि उत्पादन करते हैं। नर के अंदर 2.3 और उसके अंदर मादा के अंदर 1.7। उसके बाद बात करते हैं फेफड़े पक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ी। इनके चारों ओर उपस्थित आवरण को प्लूरल झिल्ली कहते हैं, जिसके बीच में कभी कभी तरल पदार्थ भर जाता है, जिसमें रोग प्लूरिसी का रोग या फेफड़ों में पानी भरना कहते हैं। फेफड़ों का निर्माण
करने वाली सबसे छोटी श्वसनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। फेफड़ों में रक्त सप्लाई, फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस शीरा में शुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। श्वसन की क्रिया, अब स्टार्ट करते हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन क्रियाविधि के अंदर देखें, यहाँ पर ये आपका उदर है, इसके अंदर ये आपकी अलग अलग पसलियाँ हैं, जैसे ऊपर वाली स्टर्नम, ओरोस्टी, चेस्ट बोन बोलते हैं जिसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ट्रूब रिब्स बोलते हैं। 12 जोड़ी होती है टोटल ये। उसके बाद में 8 9 10 11 और इनसे फेल्स रिब बोलते हैं। 11 और 12 को आपको पलावी पसलियाँ बोलते हैं। और ये डायफ्राम है, ये रेडियल पेशी बोलते हैं। आईसीएम यानी 11 जोड़ी होती है, बीच के अंदर एक्स्ट्रो और इंट्रो। उसके बाद में बात करते हैं डायफ्राम सामान्य आकृति घुमावदार होती है, श्वसन लेने पर चपटा हो जाता है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसली होती है। मनुष्य में वास्तविक पंसली 7 होती है, आभासी पंसली 5 होती है, पलावी पंसली 2 होती है। 11 और 12 को 11 एंड 12 की जोड़ी होती है, ठीक है ना। चेस्ट या पेट के बीच घुमावदार डायफ्राम होता है। डायफ्राम से अरीय पेशी रिबल पेशी जुड़ी रहती है। इन पेशियों में संकुचन में चेस्ट का आयतन बढ़ता और घटता है, ठीक है ना। उसके बाद डायफ्राम श्वसन, भक्षण, मलत्याग, प्रसव में सहायता करते हैं। मूत्रण मलत्याग प्रसव में सहायता करता है। डायफ्राम में फ्रेनेल धमनी, रक्त सप्लाई होती है। पसलियों में गतिशील अंतराणुक पेशियाँ आईसीएम होती है के कारण होती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसके बाह्य के अंदर आईसीएम और आंतरिक आईसीएम पाई जाती है। बाह्य आईसीएम की बात करें, इसमें श्वसन, इनमें संकुचन से पसलियाँ बाहर की ओर तथा ऊपर की ओर उठती है, जिससे चेस्ट का आयतन बढ़ता है। आंतरिक आईसीएम के इसमें संकुचन से पसलियाँ अंदर की ओर गति करती है, इसमें चेस्ट का आयतन बढ़ता है। निःश्वसन उच्च श्वसन की बात करें, निःश्वसन के अंदर 2 सेकंड का समय लगता है, इसमें 3 सेकंड का। निःश्वसन सक्रिय या निष्क्रिय क्रिया है। निःश्वसन की बात करें, डायफ्राम की रेडियल पेशी में संकुचन होता है और उच्च श्वसन के अंदर रेडियल पेशी में शिथिलन होता है। डायफ्राम की आकृति चपटी होती है, इसकी आकृति घुमावदार हो जाती है। एक्स्ट्रा आईसीएम में संकुचन होता है, इसमें एक्सटर्नल आईसीएम में शिथिलन होता है। चेस्ट का आयतन बढ़ता है और इसमें चेस्ट का आयतन घटता है। फेफड़ों में 1 से 3 mmHg दाब बढ़ता है, इसमें फेफड़ों में 1 से 3 mmHg दाब घटता है। इसमें O2 का प्रेस होता है, इसमें CO2 बाहर निकलती है। श्वसन का नियंत्रण, श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन का नियंत्रण श्वसन के अंदर करता है, जो मेडुला ओब्लिंगेटा यानी पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। न्यूमोटॉक्सिस के अंदर पोन्स वेरेलाई में स्थित होता है, जो श्वसन में संबंधित होता है। उसमें थायरोक्सिन एड्रेनल हार्मोन की अधिकता में श्वसन दर बढ़ती है। वायु आयतन की बात करें, सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली गैसों का आयतन स्पाइरोमेट्री कहते हैं। उसके ज्वारीय आयतन की बात करें, सामान्य श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। 5 ml होता है। निःश्वसन आरक्षीय आयतन यानी कि RIV बोलते हैं। उसके बाद में इसको 3000 ml से 3 लीटर तक होता है। बलपूर्वक निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु की मात्रा होती है। उसके बाद में बात करें उच्छ्वासन या आरक्षित आयतन ERV, इसके अंदर ये 1200 ml होता है। प्रयासपूर्वक बाहर निकाली गई वायु का आयतन होता है। अवशेष आयतन की बात करें, RV यानी 1000 ml होता है। ये वायु की वह मात्रा होती है जो बलपूर्वक उच्छ्वासन के बाद फेफड़ों से शेष रह जाती है। अक्रिय या अवकाशीय आयतन की बात करें, यहाँ पर ये 150 ml होता है। इसके अंदर श्वसन मार्ग में उपस्थित वायु का आयतन होता है। जैवधारिता बोलते हैं VC के अंदर TV प्लस RIRV प्लस ERV। TV आपका 500 ml होता है, IRV प्लस 3000 ml होता है, और ये आपका ERV लगभग 1200 ml होता है, 4700 ml के लगभग होता है। VC आपका 4700 ml निकलता है। कुल फेफड़ों की धारिता होती है TLC बराबर VC प्लस RV यानी 9700 प्लस 1000 होती है, 5700 होती है, लगभग 6 लीटर के लगभग इसकी धारिता होती है। उसके बाद उत्सर्जन की बात करते हैं दोस्तों। शरीर से अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन कहलाती है। हमारी त्वचा पसीने के रूप में, फेफड़े गैसों के रूप में, यकृत पित्त वर्णक पित्त लवण के रूप में, और वर्क आपके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। पसीना ग्रंथियों को प्राथमिक कार्य तथा ताप नियंत्रण का होता है। हथेली तलवा में पसीना ग्रंथियाँ सबसे सक्रिय रहती है। पसीना के कारण त्वचा अम्लीय होती है। किडनी वर्क मुख्यतः नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और उसके बाद में वर्क शरीर के
स्टेलिस को बनाए रखता है और वरक अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन स्रावित करता है, रेनिन तथा इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु यूरिकोटेलिक होते हैं। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। अधिकांश तलीय जंतु मनुष्य जैसे और केंचुआ में यूरिया प्लस अमोनिया दोनों निकलते हैं। यूरिया 50%, अमोनिया 45% अन्य पदार्थ निकलता है। उपस्थल मछलियों के अंदर यूरोटेलिक होती है। वयस्क उभयचर यूरोटेलिक होता है। उसमें यूरिकोटेलिक की बात करें, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। जैसे रेप्टेलिया, पक्षी, कीट, रेगिस्तानी जंतु ये सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनियोटेलिक की बात करें, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अधिकांश जलीय जंतु जैसे टेडपोल लार्वा, मेंढक का लार्वा ये सारे अमोनोटेलिक होता है। अमीनोटेलिक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, जैसे घोंघा। उसके बाद अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिक एसिड के लिए न्यूनतम। और कुत्ते में सबसे उत्सर्जी पदार्थ एलेंटाइस होता है। मकड़ी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्वानिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, यूरेमिया रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना। पॉलीयूरेमिया बार बार मूत्र आना, जिसे डाई यूरेमिया भी कहा जाता है। ओसीगोयूरिया यानी सामान्य से कम मूत्र का उत्सर्जन होना। एन यूरिया यानी मूत्र क्रिया का बंद होना। उसके बाद में डिसयूरिया मूत्रण के साथ कठिनाई होना। हेमिट यूरिया मूत्रण के साथ रक्त आरबीसी सिखाना। नॉन यूरिया यानी कि रात्रि में बार बार मूत्र आना। नेफ्राइटिस किडनी में इन्फेक्शन। यूराइटिस यानी मूत्राशय में इन्फेक्शन। रिनल कैलकुली यानी किडनी में पथरी पड़ना, कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट की बनी होती है। लिथोट्रिप्सी लेजर द्वारा किडनी की पथरी में से तोड़ना। वो ग्लाइकोयूरिया मूत्रण में ग्लूकोज का उपस्थित होना। डायबिटीज मेलिटस मधुमेह के रोग में होता है, यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कीटोयूरिया यानी कि मूत्र में कीटोन बॉडी का उपस्थित होना। एल्बुमिन यूरिया यूरिया में एल्बुमिन प्रोटीन का उपस्थित होना। गाउट रोग, हड्डी के जॉइंट्स में यूरिक एसिड का जमाव होना। मूत्रण का संगठन की बात करें, 96% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, 1% लवण या अन्नशील होता है। अमोनिया गैस यानी मूत्र में गंध का कारण होती है। यूरिको वर्णक मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। पीएच 6.2 से 6.8 के हल्का अम्लीय होता है। यूरिनोइड के बात करें, ताज़ा मूत्र में गंध होती है, यूरिनोइड के कारण होती है। उसके बाद में बात करें किडनी, वृक्क के गुर्दे स्थिति T12 और लुम्बर्गी नंबर 30 के मध्य पाई जाती है, अर्थात कशेरुकदंड के दोनों ओर पाई जाती है। वजन त्वचा लगभग 150 ग्राम होता है। चौड़ाई की बात करें 5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर होती है। सेम के बीज के समान होता है। उसके बाद यहाँ पर ये एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है ऊपर वाली साइड के अंदर, जिसे संकटकालीन ग्रंथि बोलते हैं। ये राइट और लेफ्ट जो आपका है किडनी होती है। उसके बाद में हाइलम होता है, ये रीनल धमनी है, रीनल शिरा है, मूत्रवाहिनी यहाँ से निकलती है। और मूत्रवाहिनी या मूत्राशय और मूत्र उत्सर्जन छिद्र पाया जाता है। उसके बाद में वृक्क की बात करें, वृक्क धमनी है यहाँ पर, यह नाभिक है, नाभिक का ये वृक्क शिरा है। उसके बाद में पेरिसियस है उसके मूत्रवाहिनी। उसके बाद में यह उत्तल सतह है, यह उत्तल सतह है। मध्यांश है, ये उसके कैलिकस है, संग्रह नलिका है, वेलिनाई की वाहिनी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें नेफ्रॉन, किडनी का निर्माण। सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। संख्या एक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। इसकी उत्पत्ति नेफ्रोटोम स्तर से होती है, जिसे मेजोड्रम से माना जाता है। अविवाहित धमनी है या अपवाहित धमनी है, ग्लोमेरुलस रक्त कोशिका का जाल होता है, ये बहुमन संपुट होता है। उसके बाद में यहाँ पर अवरोही धमनी होती है, नले का लूप होता है, मूत्र का गड्ढापन करता है। ये पीईटी होती है, डीईसीटी होती है, अवरोही भुजा होती है। उसमें संग्राहक नलिका, सॉरी दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये संग्रह नलिका, ये बेलनी की नलिका होती है, मूत्रवाहिनी होती है। उसके बाद बहुमन संपुट की बात करें, ग्लोमेरुलस यानी अविवाहित धमनी रक्त लाती है, अपवाहित धमनी यानी रक्त ले जाती है, संकरी होती है। यह कीपनुमा संरचना होती है, इसमें पोडोसाइट कोशिकाएं होती है। ग्लोमेरुलस में जीएचपी यानी कि 70 से 75 mm यानी कि इसका दाब होता है। उसकी बात करें पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडल नलिका होती है, इसमें सूक्ष्म अंकुर अधिक होते हैं, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। डीसीटी दूरस्थ कुंडल नलिका होती है, इसमें पीसीटी के वजह से सूक्ष्म अंकुर कम होते हैं। हेलने का लूप की बात करें, यह यू आकार आकृति का लूप होता है, इसमें मूत्र को गड्ढा बनाने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे प्रतिप्रवाह, प्रतिवर्त या काउंटर करंट बीच कहते हैं। इसमें रक्त वाहिकाओं के जाल का वसा रेक्टा कहता है, रक्त वाहिनियों के जाल को वाजा रेक्टा कहते हैं।
उत्सर्जन तंत्र की बात करें, वर्ग के कार्य मूत्र का निर्माण करना, तापमान नियमन में सहायता करना, लवण और पानी का संतुलन करना, हिमियोस्टेसिस स्थापित करना, रेनिन तथा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावित होता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। मूत्र का निर्माण की बात करें, मूत्र के निर्माण में क्रमशः 3 चरण होते हैं, परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। परानिस्यंदन की बात करें, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं जिसको। यह क्रिया बोमिन संपुट के ग्लोमेरुलस में होती है। इसके लिए 3 दाब उत्तरदायी होते हैं, GHP यानी कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्लाइटिक प्रेशर 70 से 75 mSg होता है, CPS यानी कैप्सूल हाइड्रोलाइटिक प्रेशर यानी 20 mSg होता है, और BCOP ब्लड कोलोइडल प्रेशर उसके बाद में 28 से 30 mSg होता है। उपरोक्त दाबों के परिणाम स्वरूप NEPP यानी नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर परिणामी प्रभाव जनित्र दाब उत्पन्न होता है। NEFP बराबर GHP माइनस BCOP प्लस CHP 70 माइनस 30 प्लस 20 यानी कि 70 माइनस 50 बराबर 20 mSg बचता है। NEFEP प्रतिदिन वयस्क मनुष्य लगभग 180 लीटर किडनी छनित्र बनाता है, जिसमें 1.5 से 2 लीटर मूत्र में बदलता है। पुनः अवशोषण की बात करें, रीऑब्जर्वेशन पुनः अवशोषण PCT में सर्वाधिक होता है। यह ग्लूकोज का लगभग 100% अवशोषण होता है। ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण 100% होता है उन्हें उच्च दहलीय घाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस पदार्थ कहते हैं। जैसे ग्लूकोज जिनका अवशोषण नहीं होता है उन्हें अदहलीय पदार्थ कहते हैं। यूरिया तथा यूरिक एसिड स्रावण या सिक्रेशन की बात करते हैं, विभिन्न आयनों का स्रावण करता है। मूत्र को गाढ़ा बनाने के लिए प्रतिवर्त कहलाते हैं। काउंटर करंट मिर्च का उत्पादन होता है, जिससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है। मृस्थलीय जंतुओं में हेनले लूप ज़्यादा विकसित होता है। कंगारू चूहा जीवन भर पानी नहीं पीता है। कशेरुक जंतुओं में उत्सर्जन का कार्य वृक्क करते हैं। कीटों में उत्सर्जन मैनिपिग नलिकाओं के द्वारा होता है। केंचुआ यानी एनेलिडा में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एस्केरिस में उत्सर्जन अंग रेनटे कोशिका करती है। प्लेंटी हेलिमेंथीज में ज्वाला कोशिका पाई जाती है, और जलीय जंतुओं में त्वचा उत्सर्जी अंग होता है। मूत्र निर्माण का नियमन या रेगुलेशन ऑफ द यूरिया फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण का नियंत्रण 3 हार्मोन करते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। यह मूत्र निर्माण के समय सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम के अवशोषण को घटाता है। पैराथार्मोन या पैराथायरॉइड ग्रंथि स्रावित होता है, जिसमें कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है और फास्फेट का अवशोषण कम होता है। ADH वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एपिस ग्रंथि से स्रावित होता है, जो जल का पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। मूत्र की बात करें, पानी 96% होता है, यूरिया 2% होता है, लवण 1% होता है, यूरोक्रोम या पीलापन होता है, अमोनिया की कण गंध आती है, pH 6.2 से 6.8 मिली होती है। ADH की कमी से बार बार मूत्रण होता है, जिससे पॉलीयूरिया डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। इस रोग में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ऐसे रोगी के मूत्र में ग्लूकोज होता है, जिसे ग्लूकोज यूरिया कहा जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो मूत्र निर्माण की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें डायूरेटिक कहते हैं। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल। उसके बाद में दोस्त आगे बात करते हैं जनन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।